स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली क्लास में भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लिया था और ये भारतीय न्याय संहिता पर ये तीसरी क्लास है आज। और इसमें हम जो शेष डेफिनेशन हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ और यदि आप भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को हमारी फ्री लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसे स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। और ये पूरी क्लास और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने सेक्शन 2 में जो परिभाषाएं हैं उनमें से कुछ परिभाषाएं, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एक्ट को देख लिया था, कार्य को। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत हमने जीव जंतुओं को देख लिया था। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत हमने शिशु की डेफिनेशन पढ़ी थी। और सबसेक्शन 4 के अंतर्गत हमने काउंटरफीट यानी कि कूटकरण को पढ़ा था। 2.5 के अंतर्गत हमने यानी कि 2 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत हमने न्यायालय को यानी कि कोर्ट की परिभाषा को देखा था। फिर हमने इसके साथ ही क्या है 216 की जो न्यायाधीश की परिभाषा थी उसको भी इसी के साथ में जज की परिभाषा को देखा था। फिर उसके बाद हमने डेथ की डेफिनेशन को देखा था 2 के सबसेक्शन 6 में। फिर उसके बाद बेईमानी से क्या है इसको देखा था हमने, डिसऑनेस्टली को देखा था बेईमानी से 2.7 के अंतर्गत। फिर हमने 8 में 2 के सबसेक्शन 8 के अंतर्गत हमने दस्तावेज को देखा था और इसको अच्छे से हमने समझा था इसके एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल के साथ में। फिर हमने 2.9 में हमने क्या है फ्रॉड्यूलेंटली कपट पूर्वक देखा था कि कोई भी एक्ट कपट पूर्वक कब माना जाएगा, ये 2.9 के अंतर्गत हमने देखा था। 2.10 में हमने लिंग देखा था। लिंग में देखिए तीनों को शामिल किया गया था, पुरुष महिला या ट्रांसजेंडर, जो तीनों इसमें इंक्लूड हैं। 2 के सबसेक्शन 11 में हमने सद्भावपूर्वक यानी कि गुड फेथ को देखा था। ठीक है। उसके बाद हमने 2.12 में सरकार की डेफिनेशन को देखा था। 2.13 में हमने संश्रय को देखा था यानी कि हार्वर को समझा था क्या है। फिर 2.14 में हमने क्षति की डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद 2.15 में हमने अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध इन परिभाषाओं को देखा था और इसे समझा भी था। फिर उसके बाद हमने 2.17 में 2.16 में क्योंकि हमने न्यायालय के साथ में न्यायाधीश की डेफिनेशन देख ली थी। उसके बाद हमने 2.17 में देखा था जीवन की डेफिनेशन, जिसमें लाइफ मानव जीवन के बारे में बात हुई थी। फिर 2.18 में हमने स्थानीय विधि को देखा था। फिर 2.19 के अंतर्गत हमने मैन यानी कि पुरुष की परिभाषा को देखा था। फिर 2.20 के अंतर्गत हमने मास और बर्ड्स को समझा था। अब आज की क्लास अपन शुरू करते हैं चल संपत्ति की परिभाषा से। देखिए 2.21 यानी कि धारा 2 के अंतर्गत सबसेक्शन 21 में चल संपत्ति की परिभाषा की गई है। ठीक है, ये आपके प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखिए चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि देखिए चल संपत्ति में प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है सिवाय भूमि के और उन चीजों के जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है। ठीक है, इसमें जो चल संपत्ति की परिभाषा की गई है उसमें हर प्रकार की संपत्ति यानी कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी एवरी डिस्क्रिप्शन। देखिए सामान्यतः जब जो संपत्तियां होती है हमारी प्रॉपर्टी होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं चल संपत्ति। चल संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सके यानी कि उन्हें आसानी से ले जाया जा सके। दूसरी संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति उन्हें कहते हैं। यानी कि वो संपत्ति जो एक स्थान निश्चित पर रहती है, वो यहाँ वहां ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है उसका, तो वो आपकी अचल संपत्तियां होती हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत अचल संपत्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया है और इसमें वो सारी चीजों को भी इंक्लूड नहीं किया गया है जो भूमि में है। देखिए इस टर्म्स को अपन समझते हैं, इसमें ये शब्द प्रयोग किया गया है ना, भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हैं। देखिए
इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, यहाँ पे एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, ये आपकी क्या है, लैंड है। तो ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं है, इसमें नहीं आएगी। फिर उससे देखिए क्या लिखा है, वे चीजें जो भूबद्ध हैं, वे चीजें, वे चीजें जो क्या है, भूबद्ध हैं। तो इसके साथ में जो लैंड है, इसके साथ में भूबद्ध कौन सी चीजें हैं, जैसे कि ये घर है, ये घर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पेड़ है, थिंग्स अटैच्ड टू दी अर्थ है ये, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हाउस बना हुआ है यहाँ पे लैंड पे, ठीक है। तो ये देखिए, भूमि को हमने देखा कि ये भूमि है और ये उसके साथ में भूबद्ध है, यानी कि अटैच्ड टू दी अर्थ है। ये घर बना हुआ है, ठीक है, ये पेड़ लगे हुए हैं, ये क्या है, भूबद्ध चीजें हैं, ये चीजें हैं जो भूमि से लगी हुई हैं। और अब ये एक और टर्म्स बोल रहा है यहाँ पे, भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, ठीक है, जो परमानेंटली क्या है, भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे स्थायी रूप से कौन सी चीजें जकड़ी हुई हैं, जैसे कि भूबद्ध चीज अभी हमने देखी थी, यानी कि अटैच्ड टू अर्थ कौन सी चीज थी, जैसे कि ये घर था, पेड़ थे। अब इनसे जो भी चीजें अटैच्ड हैं स्थायी रूप से, जैसे कि ये दरवाजे हैं, इस घर के जो दरवाजे हैं वो क्या है, अटैच्ड हैं किससे, इस हाउस से। और ये हाउस अटैच्ड है किससे, इस लैंड से। तो ये क्या है आपकी, किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पे ये रेलिंग्स आप देख रहे हैं, ये रेलिंग्स आप देख पा रहे होंगे, ये दूसरी इमेज में, ये रेलिंग्स जो हैं, भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, परमानेंटली क्या है, फैसिनेटेड हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये टाइल्स हैं, ये टाइल्स जो लगी हुई हैं, ये टाइल्स इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये टाइल्स भी क्या है, इसमें भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं ये, ठीक है, या उसके फायदे के लिए लगाई गई हैं। तो इसमें क्या है, ये जो हमने दोनों चीज बात की है, ये क्या है, आपकी चल संपत्ति में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है चल संपत्ति नहीं होती है। ये दोनों इमेज आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या चीज इसमें इंक्लूड नहीं है। इनके सिवाय जितनी भी चीजें हैं, वो जितने भी प्रकार की संपत्ति है, वो आपकी किस में इंक्लूड होगी, चल संपत्ति के अंतर्गत। जैसे कि व्हीकल्स हैं, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ज्वेलरी है, मनी है, बुक्स हैं, ये सब क्या है, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये मनी है, आपके मूवेबल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये सब बुक्स हैं, आपके मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, ये कार्स हैं, आपके क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो ये सब आप देख पा रहे होंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसमें हर एक प्रकार की संपत्ति आती है। और एक चीज और बताना मैं भूल गया कि देखिए, जो संपत्ति होती है वो टेंजेबल और नॉन टेंजेबल होती हैं, कि मूर्त और अमूर्त संपत्ति होती हैं। मूर्त संपत्तियां वे होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। और अमूर्त संपत्तियां वे होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, या उनका अस्तित्व को हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉपीराइट, पेटेंट, और ये जो है आईपीसी के अंतर्गत डील नहीं होते, इनके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। तो उन प्रॉपर्टियों को इसकी प्रत्येक प्रकार की संपत्ति में हम इंक्लूड इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी चल संपत्ति की। हाँ, कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि हम ये पूरी डेफिनेशन पढ़ते क्यों हैं, यानी कि वर्ड टू वर्ड पढ़ के फिर समझाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम होते हैं, या आप लॉ कर रहे हैं और कल को एडवोकेट बनेंगे या जज बनेंगे, तो आपको कानून तो पढ़ना आना चाहिए ना, क्योंकि कानून में हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये कॉमा भी लगा है ना, तो इसका भी महत्व है। तो कानून में देखिए, कानून को आप पढ़ना अच्छे से सीखेंगे। मैं शॉर्ट में बताने को आपको ये बता देता कि भाई चल संपत्ति क्या है। यहाँ पे आपको बोलता है कि व्हीकल, फर्नीचर, ये सब चल संपत्ति होती है। हर प्रकार की, इस प्रकार से जो भी संपत्ति है वो चल संपत्ति के अंतर्गत आएगी। और इसमें क्या नहीं आएगा, ऐसी कोई भी चीज जो भूमि इसके अंतर्गत नहीं आएगी, और भूमि से जो भी चीज जुड़ी हुई है वो इसमें शामिल नहीं होंगी। और भूबद्ध किसी चीज से, यानी कि जो भूमि से चीजें जुड़ी हुई हैं, उनसे कोई भी चीज स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ये इतनी सी बात में तुरंत समझा देता आपको और आगे बढ़ जाता।
मेरा इंटेंशन है कि आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊं और आपको केवल आप अपने एग्जाम को निकाले ही नहीं, आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए। जैसे कल को आप जज बनते हैं या एडवोकेट बनते हैं तो वहां पे आपको ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन है हमारी वचन। धारा 2 की उपधारा 22 के अंतर्गत है नंबर। पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो। देखिए ये शब्द जब आ रहा है, जब तक कि जो जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हमने वचन का शब्द यूज किया है, उस कॉन्टेक्स्ट से भिन्न कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आ जाता है, उससे संदर्भ कोई यानी कि उस विषय से भिन्न कोई विषय नहीं आता है, तब तक हम जो वचन है उसके लिए हम इस डेफिनेशन को मानेंगे। इसका मतलब ये है, इसके कोई विपरीत बात साबित नहीं आती है, विपरीत इसके विपरीत कोई भी बात नहीं आती है, तब तक हम जो है वचन को यही कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। तो बोलता है कि जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आय से प्रतीत ना हो तो एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। ठीक है, देखिए नंबर्स हमने हिंदी और इंग्लिश ग्रामर जब हमने पढ़े थे तो नंबर्स पढ़ते हैं हम, सिंगुलर नंबर, प्लूरल प्लूरल नंबर्स, ये वही है। तो वही कह रहा है कि यदि एक सिंगुलर नंबर की हमने कहीं पे बात की है, एक वचन शब्द का हमने कहीं पे प्रयोग किया है इस संहिता के अंतर्गत आगे, तो उसमें आप बहुवचन को शामिल मानना, और जहां पे बहुवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसमें आप एक वचन भी शामिल मानना। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी नंबर्स की। हमारी अगली डेफिनेशन है शपथ की, जो कि सबसेक्शन 23 के अंतर्गत की गई है। देखिए शपथ की जो डेफिनेशन की गई है इसको हम समझेंगे, उससे पहले हम एक सामान्य देख लेते हैं कि शपथ क्या होता है। देखिए शपथ कोई भी व्यक्ति अपने कार्य और व्यवहार के बारे में किसी सक्षम प्राधिकारी के सामने एक वचन होता है, किया गया वचन होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य और व्यवहार के बारे में किसी प्राधिकारी के सामने एक कोई वचन करता है, कोई वचन देता है, तो वो आपका क्या करता है, शपथ लेता है, ये माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं या मिनिस्टर जब बनते हैं तो वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं। ठीक है, तो वो ओथ क्या है, एक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, यानी कि वो उस पद पर रहते हुए उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे, कोई भी ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे उस पद की गरिमा कम हो, और संविधान के अनुरूप पालन करेंगे, यही तो वो शपथ लेते हैं। यानी कि वो अपने एक्ट और व्यवहार के बारे में ही तो शपथ कर रहे हैं। तो ये जनरली शपथ होती है। अब आते हैं अपन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत शपथ को किस प्रकार परिभाषित किया है। देखो शपथ के अंतर्गत यानी कि ये शपथ को डिफाइन नहीं करती है, बोलते शपथ के अंतर्गत शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान ये होना चाहिए, और ऐसी कोई भी घोषणा, और कोई घोषणा जिसका क्या है किसी लोक सेवक के सामने किया जाना है, लोक सेवक के सामने किया जाना, या न्यायालय में, या अन्यथा। ठीक है, अन्यथा सबूत के प्रायोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, आती है। तो देखिए इसमें परिभाषा तो नहीं की गई है ओथ की, इन्होंने ये बोला है कि ओथ के अंतर्गत क्या आता है। तो ये कहता है कि कोई भी सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, यानी कि सोलेमन अफर्मेशन जो है आपका, ये इंक्लूड रहेगा, जो क्या है विधि ने प्रतिस्थापित किया हो तो वो आपका आएगा इसके अंतर्गत। और ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन है जिसका क्या है लोक सेवक के सामने या न्यायालय में, या अन्यथा क्या है सबूत के प्रायोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि ने अपेक्षा की है या प्राधिकृत किया है, तो वो इसमें आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक तो विधि ने कोई प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान किया है तो वो शपथ में शामिल है, और ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन है यानी कि ऐसी कोई भी घोषणा है जो लोक सेवक के सामने या कोर्ट में या अन्यथा सबूत में देने के लिए विधि ने अपेक्षित की है या प्राधिकृत की है, तो वो इसमें शामिल होती है। सोलेमन अफर्मेशन क्या है, देखिए सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान के संबंध में अभी हमने एक वो देखा था एग्जाम्पल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और जो भी अदर मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के सामने क्या है सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करते हैं, यानी कि जो विधि द्वारा प्रतिस्थापित है, विधि ने जो बताया है ना, उसके अनुसार, या विधि में यदि अपेक्षा की गई है कि आप कोई घोषणा करें तो उसके बारे में कोर्ट में है या लोक सेवक के सामने है, या अन्यथा आप जो है कि आप कोई घोषणा करें जो विधि ने अपेक्षा की है, तो उस घोषणा को क्या माना गया है, शपथ माना गया है। हमारी अगली परिभाषा है अपराध की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमने अपराध को जो है इंट्रोडक्शन क्लास में समझा था कि अपराध जनरली क्या होता है।
लेकिन इस संहिता के अंतर्गत ये अपराध शब्द की बात करेगा, हम इस संहिता के अधीन जो शब्द पढ़ रहे हैं उनका सेंस क्या है अपराध से, ये जो बताया गया है धारा 2 की उपधारा 24 उसके अंतर्गत लिया जाना है। तो धारा 224 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो सेक्शन है इसको लोग बाग समझते कम है, और दूसरे लोग जो टीचर्स वगैरह रहते हैं वो समझाते भी कम है इसको। तो देखिए आज की क्लास में, और आज जो है हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए उपखंड ए और उपखंड बी में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। सबसेक्शन 24 ये कहता है कि देखिए सब क्लॉज ए और बी में जो अध्याय और धाराएं बताई गई हैं उनको छोड़ के अपराध से इस संहिता के अधीन दंडनीय कोई भी बात अभिप्रेत होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस संहिता में जो भी कार्य दंडनीय बनाए गए हैं वो सब क्या है अपराध में शामिल होंगे, सिवाय जो सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में प्रावधान बताए गए हैं, अध्याय बताए गए हैं, उनको छोड़कर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें तो क्या है इस संहिता के दिन दंडनीय कोई भी कार्य जो होगा वो अपराध में शामिल है। इस परिभाषा को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो सब क्लॉज ए है और सब क्लॉज बी है उन्हें समझते हैं। देखिए सब क्लॉज ए ये कहता है कि अध्याय 3 और निम्नलिखित धारा अर्थात धारा 8 के यानी कि सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 5 तक, और सेक्शन 9, सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 52, सेक्शन 54 से सेक्शन 60 तक, और सेक्शन 61, सेक्शन 119, सेक्शन 120, सेक्शन 123, 127 के सबसेक्शन 7 और 8, 222, सेक्शन 230, सेक्शन 231, सेक्शन 240, सेक्शन 248, सेक्शन 250, सेक्शन 251, सेक्शन 259 और सेक्शन 260, 261, 262, 263, 308, सेक्शन 308 का सबसेक्शन 6, 7 और सेक्शन 330 का सबसेक्शन 2 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन, ध्यान रखना, इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। देखिए क्लॉज ए जो है ये कहता है कि अपराध शब्द से, अपराध शब्द में, अपराध शब्द में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अधीन दंडनीय कोई अपराध यानी दंडनीय कोई बात प्लस स्पेशल लॉ में कोई दंडनीय बात है, स्पेशल या लोकल लॉ में दंडनीय कोई बात है, तो वो क्या है अपराध शब्द में शामिल मानी जाएगी इन प्रावधानों के अधीन। ठीक है, ये इतनी सी बात बोल रहा है। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए सेक्शन 248 ये प्रावधान करता है, सेक्शन 248 अपराध के मिथ्या आरोप को दंडनीय बनाता है, अपराध का मिथ्या आरोप। तो इस एक्ट को ये क्या है पनिशेबल बनाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी को क्षति करने के आशय से उस पर मिथ्या आरोप लगाता है, यानी कि मिथ्या अपराध करता है, झूठे अपराध के आरोप लगाता है, तब उसके संदर्भ में क्या है ये सबसेक्शन ये सेक्शन 248 क्या है सजा की व्यवस्था करता है। तो ये कहता है कि जो अपराध का आरोप यानी कि जो मिथ्या अपराध का आरोप लगाया गया है, वो जो मिथ्या अपराध का आरोप लगाया है ये जो मिथ्या अपराध का आरोप लगाया है वो अपराध का आरोप जो है इस अपराध शब्द में, वो अपराध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हो सकता है, चाहे वो मर्डर हो या कोई अन्य अपराध, या फिर स्पेशल या लोकल लॉ के अधीन कोई अपराध है, लोकल लॉ में कोई बात अपराध है, तो वो इस मिथ्या
इस मिथ्या अपराध के आरोप के अंतर्गत माना जाएगा। यानी कि उस अपराध शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है सेक्शन 248 में, उस अपराध से मतलब भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध होगा, और स्पेशल लॉ और या लोकल लॉ में कोई अपराध है कोई बात, वो भी इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो इतनी सी बात सेक्शन 248 ये कहता है। यानी कि और इसको सरल शब्दों में समझे तो ये कहता है सेक्शन 248 कि मान लीजिए कि स्पेशल लॉ के अंतर्गत कोई बात अपराध है और उस बात के अपराध के लिए किसी व्यक्ति पे झूठा आरोप लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में भी सेक्शन 248 जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सेक्शन 248 में जो अपराध शब्द, उस अपराध में जो है, जैसे मान लो कि एनडीपीएस का झूठा आरोप किसी पे लगा दिया है, उस कंडीशन में क्या है, ये सेक्शन 248 जो है लागू हो जाएगा। आई होप ये सब क्लॉज ए आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सब क्लॉज बी की। देखिए सब क्लॉज बी ये कहता है कि सेक्शन 189 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 211, 212, 238, 239, 249, 253, 329 का सबसेक्शन 1 में, इन धाराओं में अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जो विशेष विधि और स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य या ऐसी विधि के अधीन 6 माह या उससे अधिक अवधि के कारावास से या चाहे वह जुर्माने सहित या रहित। देखो ये कहता है कि अपराध शब्द के अंतर्गत ये जो प्रावधान है, इनमें अपराध शब्द के अंतर्गत विशेष और स्थानीय विधि में कोई कार्य दंडनीय बनाया गया है तो वो इसमें शामिल होंगे, वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि वो कम से कम 6 माह की अवधि के कारावास से दंडनीय होने चाहिए। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसका सेक्शन 249 लेते हैं। सेक्शन 249 ये किस बारे में है? सेक्शन 249 ये व्यवस्था करता है अपराधी को संश्रय देना, अपराधी को संश्रय देना, संश्रय देना, इस संबंध में ये अपराध बनाता है ये धारा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी अपराधी को संश्रय देता है, यानी कि देखिए अपराधी को संश्रय देना सेक्शन 249 जो है अपराध बनाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अपराधी को संश्रय देता है, किसी अपराध के अपराधी को संश्रय देता है, तो सेक्शन 249 में क्या है, पनिशेबल होता है। तो ये कहता है कि यहाँ पे अपराधी से मतलब केवल भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराधी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता के अधीन तो 249 में बोल दिया है। ये बोलता है कि इस अपराधी के अंतर्गत लोकल लॉ या स्पेशल लॉ, उसमें कोई व्यक्ति अपराधी है, उस विधि के अधीन दंडनीय किसी लोकल लॉ या स्पेशल लॉ के अधीन दंडनीय किसी अपराध का वो अपराधी है, उसको कोई व्यक्ति संरक्षण देता है, संश्रय देता है, तो सेक्शन 249 एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मान लीजिए एनडीपीएस एक्ट का किसी ने अपराध किया, एनडीपीएस एक्ट का किसी ने अपराध किया है और वो ए व्यक्ति है, ये जो है एनडीपीएस एक्ट का अधीन उसने अपराध किया है और उसका अपराधी है, और बी नाम का व्यक्ति यदि उसको छुपाता है, संश्रय देता है, तो सेक्शन 249 जो है एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जो अपराधी शब्द से इस्तेमाल हुआ है, अपराधी से मतलब ये है, अपराध से मतलब ये है कि जो लोकल लॉ यानी कि एनडीपीएस एक्ट का अपराध के का अपराधी भी क्या है, उसको भी कोई संश्रय देता है, हार्बरिंग करता है, तो वो भी पनिशेबल होगा सेक्शन 249 के अंतर्गत। इसमें एक कंडीशन है कि वो जो ऑफेंस है, वो जो ऑफेंस है लोकल लॉ और स्पेशल लॉ का, वो कम से कम क्या है, 6 माह के कारावास से दंडनीय होना चाहिए। 6 माह या उससे ज्यादा का कारावास, तब जो है ये सबसेक्शन सब क्लॉज बी जो है एप्लीकेबल होगा। तो एक बार शॉर्ट में और समझ लेते हैं। देखिए सबसेक्शन 24 ये कहता है कि अपराध से इस संहिता के द्वारा दंडनीय अपराध अभिप्रेत होगा, सिवाय सब क्लॉज ए और बी के। देखिए सब क्लॉज बी थोड़ा सा स्पेशल लॉ को भी इंक्लूड कर लेता है जनरल लॉ के साथ में। सब क्लॉज ए ये कहता है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत यदि अपराध शब्द का प्रयोग किया गया है, उनमें भारतीय न्याय संहिता के अधीन दंडनीय कोई अपराध शामिल होगा, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के अधीन दंडनीय कोई अपराध है तो वो भी शामिल होगा। ठीक है, फिर सब क्लॉज बी में हमने देखा था कि ये जो प्रावधान है, इनमें अपराध के
शब्द का वही सेंस लिया जाएगा। यहाँ पे अपराध का आरोप, जैसे कि हमने देखा था कि अपराध, किसी अपराध के अपराधी को संश्रय देना सेक्शन 249 में पनिशेबल है। तो यहाँ पे अपराध शब्द से मतलब ये है कि यदि लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के अधीन भी यदि किसी व्यक्ति ने लोकल लॉ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अपराधी को भी यदि कोई व्यक्ति संश्रय देता है तो वो भी क्या है, इंक्लूड होगा। लेकिन एक कंडीशन थी कि उसका जो नेचर है वो 6 माह या उससे ज्यादा का कारावास होना चाहिए, यानी कि उसका नेचर गंभीर होना चाहिए। हमारी अगली डेफिनेशन है लोक, जो सबसेक्शन 25 में की गई है। देखो, जो हमने एक्ट पढ़ा था 2(1) के अंतर्गत, उसमें हमने देखा था, तो हमने लोक भी समझा था। और जब हमने एक्टस रिया और मेंस रिया समझा था तब भी हमने लोप को समझा था। ठीक है, लोप क्या होता है, तो लोप को समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि लोप लोपों की किसी आबली का उसी प्रकार से द्योतक है जिस प्रकार एक आबली का है। सिंपल सी बात है कि भाई ओमिशन की जहाँ पे बात हो रही है तो वहाँ पे क्या है, सीरीज ऑफ ओमिशंस भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इतनी सी सिंपल बात बोलता है। कल जैसे हमने कार्य की डेफिनेशन को समझा था, तो उसी प्रकार से लोग को समझते हैं हम, है ना। अगली डेफिनेशन है 226 व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो देखिए सारी परिभाषाएं ही हैं। इंपॉर्टेंट से मतलब ये है कि जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। प्रश्न तो किसी भी डेफिनेशन से बन सकते हैं, है ना। देखिए, व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं हो, इसके अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति को तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये बोलता है कि व्यक्ति के अंतर्गत हम जब व्यक्ति शब्द का प्रयोग करेंगे इसमें, आगे हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत और अपराधों के प्रावधानों के अंतर्गत या अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, तो व्यक्ति का मतलब क्या होगा, तो व्यक्ति में कंपनी भी आ जाएगी, संगम भी आएगा और व्यक्ति निकाय भी आएगा, चाहे वो निगमित हो या नहीं हो। देखिए, कोई भी कंपनी कौन, देखिए कंपनी तो आप समझते ही हैं, जो कंपनी अधिनियम है हमारा 2013 के, उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी है। फिर दूसरा आता है संगम, यानी कि एसोसिएशन क्या है, ये आपका हो गया कंपनी। और फिर आपका दूसरा क्या है, एसोसिएशन। एसोसिएशन संगम क्या है, देखिए जो एसोसिएशन होती है, संस्था होती है, एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक सामान्य प्रायोजन से साथ में आते हैं। ठीक है, अब उनका कोई भी प्रायोजन हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, समाज सेवा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर बॉडी ऑफ पर्सन्स, एक और शब्द है इसमें, बॉडी ऑफ पर्सन। देखिए, बॉडी ऑफ पर्सन भी क्या है, एसोसिएशन के सिमिलर ही होता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं जो इसमें अपने एक उद्देश्य के साथ में शामिल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो समूह होते हैं वो बॉडी ऑफ पर्सन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो बॉडी ऑफ पर्सन्स होता है इसमें और एसोसिएशन में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि एसोसिएशन में कंपनी इंक्लूड हो सकती है, लेकिन बॉडी ऑफ पर्सन्स में कंपनी को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब वो चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो और नॉट, यानी कि चाहे निगमित हो या नहीं हो। देखो, निगमित का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी या कोई बॉडी ऑफ पर्सन या एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड है वो, यानी कि निगमित है, तो निगमित में क्या है, एक व्यक्ति जो है उस कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय में, जो व्यक्ति होगा वो जो एक्ट करेगा उसके अधीन रहते हुए, तो वो उस व्यक्तिगत तौर पे वो दायी नहीं होगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता है तो वहां पे व्यक्ति जो है पर्सनली लायबल होता है अपने एक्ट के लिए, व्यक्तिगत रूप से दायी होता है। तो ये और इनकॉर्पोरेटेड और कॉर्पोरेटेड का हल्का सा डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो आपको व्यक्ति की परिभाषा याद रखनी है। देखिए, इसको याद रखने के लिए आप इन तीनों शब्दों को देख सकते हैं कि ये सी, इसका एक शब्द ले लेंगे आप, कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन की। ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक इसमें शामिल कर सकते हैं, कैब। कैब जो अपन आजकल बुक करते हैं ओला के माध्यम से या उबर के माध्यम से, तो उस टाइप से ये कैब समझ लीजिए आप। तो व्यक्ति में कौन कौन शामिल है, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। ठीक है, तो अब याद रहेगा आपको। हमारी अगली डेफिनेशन है लोक की, यानी कि पब्लिक। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये 227 के अंतर्गत की गई है, यानी कि सबसेक्शन 27 के अंतर्गत। तो इसमें ये बताया गया है, देखो लोक क्या होता है ये तो नहीं बताया इसमें, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या है, तो इसमें ध्यान रखना कि कोई भी वर्ग, क्लास ऑफ द पब्लिक, और या कोई भी समुदाय यानी कम्युनिटी इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, लोग तो क्या है भाई, जहाँ पे लोग रहते किसी भी स्थान के जहाँ पे लोग रहते हैं तो उनको हम पब्लिक बोलते हैं जनरली।
जो सिटीजन होते हैं उन लोगों को हम क्या है, पब्लिक बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, देखो पब्लिक को क्या है परिभाषित ना करके इसमें ये बताएगा कि शामिल क्या है। तो कोई भी वर्ग और समुदाय, यानी कि लोग का कोई भी वर्ग और समुदाय आता है तो इसमें इंक्लूड होता है। जैसे कोई भी वर्ग की जब बात करते हैं तो ये किसी भी बेसिस पे हो सकता है, आपके एजुकेशन बेसिस पे हो सकता है, तो स्टूडेंट्स की क्या है एक क्लास हो जाएगी। जैसे आपके प्रोफेशन के बेस्ड पे हो सकता है, जैसे तो एडवोकेट्स क्या इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे एडवोकेट्स है, ये बाय प्रोफेशन है, तो एडवोकेट्स क्या है एक क्लास है। इसी टाइप से डॉक्टर्स, ये सब क्या है एक वर्ग है। जब बात आती है समुदाय की, यानी कि एनी कम्युनिटी की बात आती है, तो ये समुदाय जो है वर्ग से बड़ा होता है। यानी कि समुदाय में वर्ग शामिल हो सकता है, लेकिन वर्ग में समुदाय नहीं होता है। जब समुदाय की बात आती है, वो एक क्षेत्र विशेष के लोगों की बात करता है, जो किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, है ना। स्थान में जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो किसी स्थान में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्थान में रह रहे हैं, सोसाइटी एक तरीके से जो होती है समुदाय, कम्युनिटी, वही इसमें होती है ना। तो आई होप आपको लोग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब आती है हमारी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोक सेवक की परिभाषा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए हम इसको पूरी को पढ़ेंगे नहीं, आपको शॉर्ट में अपन चलते हैं, इसको समझेंगे। देखिए इसका जो सबसे पहली चीज, तो इसका आपको नंबर याद रखना है कि ये किस में परिभाषित है लोक सेवक। तो ये ध्यान रखना है आपको, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 28 के अंतर्गत आपको क्या है लोक सेवक को डिफाइन किया गया है। तो देखिए दरअसल ये जो परिभाषा बताई गई है, इसमें ये नहीं बताया गया कि लोक सेवक कौन होगा, बल्कि इसमें ये बताया गया है कि ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति लोक सेवक में आते हैं, यानी कि उनसे ही मीनिंग उसका लिया जाएगा। देखिए लोक सेवक से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है। कौन से वर्णनों के अधीन, और इस वर्णन को हमने क्या है शॉर्ट शॉर्ट करके कीवर्ड निकाल के उसके समझेंगे, तो आपको याद रहेगा। क्लॉज ए के अंतर्गत आपका, सॉरी उपखंड ए के अंतर्गत आपका आता है सेना नौसेना के नियुक्त प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, सशस्त्र बलों के जो भी आयुक्त ऑफिसर हैं, कमीशन्ड ऑफिसर हैं, तो वो इसमें इंक्लूड होते हैं लोक सेवक में। देखिए कमीशन्ड ऑफिसर कौन होते हैं, हमारे यहाँ पे 3 फोर्सेज हैं कि, तो उनमें जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, जैसे कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, और तो इस तरीके की जो भी पोस्ट रहती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं लोक सेवक में। क्लॉज बी इसका कहता है कि प्रत्येक न्यायाधीश और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो निर्णायक कृत्य करता है, तो चाहे स्वयं व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, तो इसमें ठीक है न्यायाधीश और न्याय निर्णायक करने वाले व्यक्ति इसमें इंक्लूड होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लॉज सी के अंतर्गत वही कोर्ट के जो भी ऑफिसर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिसमें रिसीवर, समापक और कमिश्नर भी आते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये कीवर्ड है, इन कीवर्ड से आप याद रख सकते हैं इन क्लॉजेस को, ठीक है। फिर डी कहता है, डी के अंतर्गत आता है असेसर और पंचायत का सदस्य। देखिए असेसर कौन होता है कि जो जहाज वगैरह होते हैं, शिप वगैरह, उनका मैकेनिक मान लीजिए इसको। जहाज शिप वगैरह होते हैं, उनमें जो भी नुकसान हुआ होता है, डैमेजेस होते हैं, उसको आकलन करता है ये, ठीक है। और पंचायत सदस्य में आप सब जानते ही हैं कि पंचायत सदस्य कौन होता है, सचिव, सरपंच, और जो भी पंचायत के क्या है पंच सदस्य हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये तभी लोक सेवक होंगे जब वो कोर्ट की और लोक सेवक की क्या कर रहे हो, सहायता। फिर अगला क्लॉज ई आता है। क्लॉज ई कहता है आपका कि जो भी मध्यस्थ व अन्य व्यक्ति कौन होगा, जो क्या है न्यायालय द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कोई मामला या विषय को क्या है विनिश्चय रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया हो। तो आपको ई में याद रखना है मध्यस्थ व अन्य व्यक्ति। फिर ई के बाद एफ क्लॉज आता है, वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। तो कौन आपके भाई में रखने के लिए सशक्त होता है, तो जेल के जो भी प्रिजन ऑफिसर जो रहते हैं, ऑफिसर्स जो रहेंगे, जेल के अधिकारी इसका कीवर्ड है। तो आपको ये कीवर्ड से याद रखने हैं ना। आपका आता है क्लॉज जी, वो ये कहता है कि सरकार का प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये कर्तव्य है कि वे अपराधों का निवारण करे या अपराधों को सूचना दे। तो अपराधों को निवारण करना, अपराधों के संबंध में सूचना देना और अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करना, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा का संरक्षण करना, ये सब किसका काम होता है, पुलिस का काम होता है। तो ये इसमें इसका कीवर्ड हो जाएगा जी में पुलिस, ठीक है। फिर आता है एच। एच में ये कहता है कि देखो सरकार का प्रत्येक अधिकारी,
जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये कर्तव्य होता है कि वह सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे, उसको रखे, या कोई व्यय करे, या सरकार की ओर से संरक्षण सर्वे कराए, या कोई भी निर्धारण करे, संविदा करे, राजस्व आदेश का एग्जीक्यूशन कराए, धन संबंधी हितों पे यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसके संबंध में क्या है, दस्तावेज बनाए, उनका इन्वेस्टिगेशन करे, रिपोर्ट करे। तो ऐसा कोई भी अधिकारी जो इसमें आता है तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप देख लेंगे कि सरकार के वित्तीय एवं राजस्व अधिकारी, इसमें वो भी आते हैं आपके, क्या बोलते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं ना। आई में है कि प्रत्येक अधिकारी वही जिसका क्या है, किसी नगर या जिले के संबंध में क्या है, पंथ निरपेक्ष प्रयोजन के लिए क्या है, संपत्ति को ग्रहण करे, उसको प्राप्त करे, व्यय करे, सर्वे कराए, कोई रेट वगैरह, कर वगैरह, टैक्स वगैरह ले, ये अधिकारों के विनिश्चय के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए। तो ये सब आपके आते हैं राजस्व सर्वेक्षण अधिकारी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे आई में, आपको इससे याद रहेगा। देखिए इसके अंतर्गत कलेक्टर, तहसीलदार, ये सब ये वाले जो काम है, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम वगैरह ये सब काम करते हैं, पटवारी। ठीक है, तो ये इससे आप याद रख लेंगे आई के अंतर्गत। फिर आई के बाद आपका आता है जे। जे में बताया गया कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करता है, प्रकाशित कर, ध्यान रखना निर्वाचन अधिकारी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसका कीवर्ड हो जाएगा आपका इलेक्शन ऑफिसर। फिर आपका आता है के ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। एक व्यक्ति क्या है, जो सरकार की सेवा और वेतन में है, या वो किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से कोई फीस या कमीशन के रूप में क्या पा रहा है, पारिश्रमिक पा रहा है। यह साधारण खंड अधिनियम की में अतः परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी की या किसी केंद्रीय राज्य अधिनियम के अधीन क्या है, स्थापित निगम की, किसी निगम या कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन परिभाषित जो है कंपनी की सेवा या वेतन में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सरकार की सेवा या वेतन में है, वेतन या पारिश्रमिक पाता है। यहाँ पे सरकारी कंपनी की जगह एक और शब्द आपको लिखना है, निगम, सरकारी निगम या कंपनी के कर्मचारी, सरकारी निगम या कंपनी के कर्मचारी, ये आप याद रखेंगे दोनों खंड। तो इस पर अपन अभी केस लॉ भी देखेंगे इस वाले पॉइंट पे, जो आपका 28 का क्लॉज के है, उसके सब क्लॉज 1 पे अपन जो है अभी केस भी समझेंगे इसके। इसका स्पष्टीकरण का क्लॉज ए कहता है, क्या कहता है कि भाई कोई भी लोक सेवक यदि है, उसको भले ही सरकार ने अपॉइंटमेंट किया हो, नहीं किया हो, वो इस खंड में लोक सेवक माना जाएगा यदि वो क्या है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 28 के खंड ए से के तक के बीच में आ रहा है। ठीक है, इनके बीच में आ रहा है तो उसको हम लोक सेवक मान लेंगे। और इसका स्पष्टीकरण बी ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति उसको ओहदे को वास्तव में धारण किया, यदि उसको पद को जो धारण किया हुआ है, यदि उसके अधिकार में कोई विधिक त्रुटि हो, तब भी वो लोक सेवक माना जाएगा। भले ही उसने गलत तरीके से वो नौकरी प्राप्त की हो, तो भी उसके अधिकार में भले ही उसमें विधिक त्रुटि है, फिर भी उसको क्या है, लोक सेवक समझा जाएगा। यहाँ पे निर्वाचन को भी परिभाषित किया गया है, ये स्पष्टीकरण सी में, यानी कि 228 के खंड के में, के स्पष्टीकरण सी में क्या परिभाषित किया गया है, निर्वाचन। निर्वाचन से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों के चयन करने के प्रयोजन से कोई भी निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही रूप स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है। तो सीधी सी बात है, ये बोलता है कि निर्वाचन में अभी हमने देखा था, ये जो आपका था जे पॉइंट जो था, जे पॉइंट आपका जो था, इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, निर्वाचक नामावली तैयार करने वाले यानी कि निर्वाचन अधिकार को देखा था कि वो लोक सेवक है। तो वही बताता है कि निर्वाचन से मतलब क्या लेंगे आप। मतलब निर्वाचन से मतलब ये है कि भाई जो भी विधायी है, यानी कि लेजिस्लेशन के जो इलेक्शन हो रहे हैं, नगर पालिका के हो रहे हैं, या अन्य कोई भी लोक प्राधिकारी के सदस्यों का यदि चयन किया जाता है, तो वो इलेक्शन इसमें इंक्लूड है। और इसमें ये जो दृष्टांत दिया है, वो भी आपको याद रखना है कि नगर पालिका आयुक्त जो है आपका पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो अपन ने अभी 228 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन देखी। अब इस पे ये दो केस लॉज आपको याद रखने हैं, और इसके साथ में आपको क्या करना है कि एक लिस्ट तैयार करनी है अपने नोट्स के लिए, जो प्री एग्जाम में आपके लिए बहुत काम आएगी। तो उसमें क्या है, आप एक लिस्ट में ये छोटे छोटे, मतलब एक तरीके से आप लिखेंगे कि कौन लोक सेवक है,
ये लिस्ट आपकी 2 हेडिंग के अंतर्गत बनेगी। कौन लोक सेवक है और कौन लोक सेवक नहीं है। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं और ये लिस्ट आपको बना के अपने बैरक पे ही लगा लेनी है, जिससे आपको पढ़ने में, जब भी आप पढ़ेंगे तो इस लिस्ट को देखेंगे कि कौन इसमें लोक सेवक में इंक्लूड है, कौन नहीं है। ठीक है, ये 2 केस हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके। आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले 1984 का केस है। ये जो आईपीसी का सेक्शन 21 था, जिसमें पहले क्या है, लोक सेवक को परिभाषित किया गया था, ये आईपीसी के सेक्शन 21 के 12A के अंतर्गत, जो अभी हमने ये के पॉइंट पढ़ा था ना इसका, ये के का सब क्लॉज 1 जो था, इस पर है ये बेस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न था कि यह विधायक को हम आईपीसी के सेक्शन 21 के सबसेक्शन 12 के क्लॉज ए के अंतर्गत क्या है, लोक सेवक माने या नहीं, लोक सेवक है या नहीं। तब कोर्ट ने ये अवधारित किया था, देखिए इसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि विधायक ना तो सरकार के सेवक है और ना ही क्या है, सरकार के द्वारा किसी लोक कर्तव्य के सब निष्पादन के लिए उसके फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है, तो इसलिए वो उसको लोक सेवक नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एमएलए जो है लोक सेवक नहीं है, और उस पर ये केस है आपका आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले 1984 का। और ये जो सेक्शन हो गया है, अब आप ध्यान रखेंगे इसको, 28 के का 1। ठीक है, इस रूप में आप ध्यान रखेंगे। सेम प्रोविजन पे ही अगला केस है, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कई ईयर नहीं लिखा है, ये 1979 का केस है। ठीक है, ये 1979 का केस है, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया था कि जो मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, मेनली प्रश्न था चीफ मिनिस्टर का, तो कि जो मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, क्या उनके लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, आईपीसी की धारा 21 12A के अधीन। तब कोर्ट ने क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्री को क्या है, लोक सेवक माना था, यानी कि जो मुख्यमंत्री और मंत्री का पद होता है वो एक लोक सेवक का पद होता है, ये माना था इसमें। ठीक है, क्यों माना था, ठीक है, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री और मंत्री का पद होता है वो लोक सेवक का इसलिए होता है क्योंकि वो सर लोक कर्तव्यों को करता है और उसके जो वेतन भत्ते होते हैं वो वहां से आते हैं, यानी कि वो सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए उसको लोक सेवक माना गया था। तो ध्यान रखना है कि एमएलए को किस में लोक सेवक नहीं माना है और किस में मुख्यमंत्री और मंत्री को लोक सेवक माना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप यदि हमसे ये सारी क्लास लाइव पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी फिलहाल के लिए 15 अगस्त तक, यानी कि अगस्त महीने तक जो ऑफर है हमारा इंडिपेंडेंट डे का, वो लोकल लॉज, वो हम क्रिमिनल लॉज को फ्री में पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, भले ही वो 2 महीने 3 महीने कितने भी महीने में हो, उस उन क्लास में हम जो है इन 3 लॉज को फ्री पढ़ाएंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको डेफिनेशंस क्लॉज समझ आ गए होंगे। आपको यदि कोई भी डेफिनेशंस में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमारे साथ शेयर करते हो, आपका अनुभव जो भी आपको इस वीडियो से देख के लगा या हमें कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आगे आने वाली हैं, जिन्हें हम कल की क्लास में समझेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।